हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का 10th क्लास का हम पढ़ने वाले हैं आज। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जो कि किसने लिखी है? नागार्जुन जी ने लिखी है। तो नागार्जुन जी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो नागार्जुन जी जो हैं वो प्रकृति वाली विचारधारा के प्रतिनिधित्व वाले कवि हैं। ठीक है, इनका नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है। इसी नाम से ये साहित्य में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में हुआ, जो कि बिहार में है। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर 1938 में वापस आए अपने देश में। ठीक है, यहाँ पर मतलब भारत। इसके बाद इन्होंने इनको जो किसके नाम से जाना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी जो प्रवृत्ति थी ना, ये घुमक्कड़ फक्कड़ स्वभाव के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन ने जो भाषा पर जो काम करा है, भाषा लेखन जिनकी भाषा है, इनकी भाषा लेखन क्या कौन सी है? हिंदी और मैथिली। ठीक है, तो मैथिली में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी जो रचनाएं हैं ये है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इनके उपन्यास जो हैं वो है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, जमनिया का बाबा, उग्र तारा उनके प्रमुख उपन्यास थे। मैथिली भाषा में इनको साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है, ये मैंने अभी बताया आपको। फिर है इनकी जो भाषा है, मतलब जो इनकी रचनाओं में, जैसे मैथिली भाषा तो मिलती है लेकिन कैसी भाषा है? बहुत सरल, जो आसानी से सबको समझ आ सके। ठीक है, उसके बाद है उनकी भाषाओं में तत्सम शब्दावली के साथ साथ, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम और तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है, हाँ, शब्दों के साथ साथ देशी विदेशी शब्दों एवं मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया। नागार्जुन का देहांत जो है 1998 में हो गया था। 98 मतलब 98 में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी में काउंटिंग भी नहीं आती है ना। अच्छा, तो हम नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। तो नागार्जुन ने ना यहाँ पर 10th क्लास की जो ये बुक है, इसमें दो दो कविताएं लिखी हैं। तो पहली जो है इनकी बहुत मशहूर कविता है, ये आपने सुनी भी होगी, या मतलब जिन्होंने नहीं सुनी होगी वो इसमें पढ़ पाएंगे इसको। तो जो पहली है यह है दंतुरित मुस्कान। तो यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे को देखकर कवि के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का इन्होंने अपनी इस कविता में बखान करा है। तो यहाँ पर मैं इसकी पंक्तियां पढ़ती हूँ और धीरे धीरे आपको समझाती हूँ। प्लीज जो बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठे, क्योंकि उसमें आपको जो मैं लाइन पढ़ूंगी तो आपको उसमें से समझ आ जाएंगी। ठीक है, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से उसको देखते हुए और मेरी जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहें, 10th क्लास के स्टूडेंट या फिर जो भी दूसरी स्टूडेंट्स हैं वो, और उसको अच्छे से पढ़े। तो मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ। काव्यांश जो है हमारा, पहला जो काव्यांश है वो पढ़ रही हूँ। पंक्ति है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जब बन गया होगा कठिन पाषाण, छह गया तुमसे कि झरने लगा लग पेड़ शफलिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर ये मैंने पहला काव्यांश पढ़ा है। तो इसमें क्या क्या अर्थ है इसका देखो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तो नागार्जुन जी किसके लिए बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक बच्चे को देख रहे हैं, वो एक छोटा सा बच्चा है उसको देख रहे हैं। तो किसकी मुस्कान देखकर? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी बालक की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं। मृतक, मृतक मतलब मरा हुआ, मरे हुए में भी डाल देगी जान, धूली धूसर, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब गाल। ठीक है, और धूली धूसर यानी कि धूल से भरे हुए, यानी कि जो बच्चा है वो जब मिट्टी में थोड़ा सा खेल रहा होता है तो उसके गालों पे जब मिट्टी लग जाती है तो उसको देखकर कवि कहते हैं कि तुम्हारे, मतलब मुझे मुस्कान तो तुम्हारी बहुत मोहक लग रही है। उसकी इतनी सुंदर मुस्कान है तो कवि का वो जो मन है वो उसको पूरा मोह लिया। फिर कहते हैं धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि तुम्हारे जो गालों पे हल्की हल्की सी जो मिट्टी लगी हुई है, ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, यानी जल जात मतलब कमल। तो ये पर्यायवाची है कमल का। तो यहाँ पर छोड़कर तालाब, यानी कि तालाब को छोड़कर, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तालाब में खिलता है, तो उसको छोड़कर ऐसा लगता है मानो कि मेरी झोपड़ी में ही कमल
खिल रहा हो। ये किसके लिए कह रहे हैं? उस मनमोहक से बच्चे की मुस्कान को देखकर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया है बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि पर परस पाकर तुम्हारा ही प्राण मतलब यानी कि तुम्हारा शरीर को, मतलब जैसे हमें जब मिला तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पत्थर है ना, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो वो भी तुम्हारे इस मुस्कान को देखकर पिघल जाए। छह गया तुमसे कि झरने लग पड़े शफलिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर दोनों अर्थों में अगर आप इसको बांस का फूल और बबूल दोनों क्या होते हैं? बांस ही होता है ना दोनों। तो यहाँ पर कहा है छह छह गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ शफलिका के फूल। तो शफलिका क्या होता है कि एक शफली का क्या होता है? फूल झड़ने लग जाते हैं, ठीक है? तो एक पेड़ है शफली का, तो वहां से ऐसा लग रहा है कि उससे क्या है? फूल झड़ रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान को देखकर, तुम्हारा जो मुस्कान है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कठोर हृदय वाला भी सहृदय हो जाए। मतलब उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेम और बहुत ज्यादा खुशी, आत्मविश्वास और बहुत मतलब फ्रेश फील होता है ना जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और वो हंसता है, तो उसको देखकर हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, मतलब उसी को कवि ने इस कविता में बताया। तो यहाँ पर देखो पहले उसमें तो साफ-साफ है कि कवि के अंदर जो है ना एक मनमोहक मुस्कान बच्चे के अंदर उसने देखी, और वो क्या कहते हैं कि जैसे उसके छोटे-छोटे दाँत निकल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ना हमारे अंदर ना एक नई ऊर्जा वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है? निराशा को खत्म करती है। जो बहुत सैड लोग होते हैं, तो अगर उनको थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने के लिए दिया जाए तो मतलब बच्चे ना कितने को देखकर ऐसा मन बहुत खुशी हो जाता है। आपने महसूस भी किया होगा, ठीक है? इसके बाद है तुम मुझे पाए नहीं पहचान। मैं दूसरा काव्यांश पढ़ रही हूँ, तो ध्यान से देखेंगे इसको। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो किसके लिए बोल रहे हैं? तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि जो है ना बहुत टाइम बाद मतलब उनको देखते हैं, ठीक है? तो बच्चा जो है ना अपनी माँ के अलावा, छोटा बच्चा ना जल्दी से किसी को पहचानता नहीं है। तो इसने क्या कहा है? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब अनिमेष। अनिमेष का मतलब है घूरना, ठीक है? झपकना, मतलब जो है घूर-घूर कर देख रहे हैं। तो कौन देख रहा है घूर-घूर कर? बच्चा। जब बच्चा किसी को ना मतलब पहचानता नहीं है ना, तो वो ऐसे देखता है, एक ही साँस मतलब देखता ही रहता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, किसको नहीं पाया पहचान? कवि को। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष मतलब लगातार क्या? एकटक मुझे देखते ही रहोगे? थक गए हो आँखें लूँ मैं फेर। तो कवि कहता है कि तुम तो मुझे देखते रहोगे, अब मुझे ही अपनी आँखें फेर लेनी चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? तो कवि यहाँ पर थोड़ा निराश भी होता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सकते, तो कोई नहीं, लेकिन मतलब अब क्या है, आगे मुझे पहचान पाओगे। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न कर सका देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो अब यहाँ पर कवि जो है ना किसका धन्यवाद कर रहे हैं? उनकी माँ का। किनका? बच्चे की जो माँ है उसका धन्यवाद करते हैं। कहते हैं यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम होती, अब जो बच्चे का जन्म है वो तो माँ ही करती है। तो माँ को वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना होती तो आज मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें पाकर क्या है धन्य महसूस नहीं करता। मतलब इतना खुश नहीं होता। तुम्हारी जो मुस्कान मैं आज देख पा रहा हूँ मनमोहक वाली, इसको मैं कभी जान नहीं पाता। ठीक है? इसके बाद है आगे, तुम धन्य, माँ भी तुम्हारी धन्य है। तो अब धन्यवाद करता है किनका? माँ का, कि तुम भी बहुत धन्य हो कि तुम्हें क्या है एक माँ मिली, और माँ भी बहुत धन्य है जिनको इतनी प्यारी इतना प्यारा बच्चा मिला जिसकी मुस्कान बहुत ही धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यानी चिर प्रवासी मैं तो क्या हूँ? एक चिर प्रवासी हूँ, मतलब इधर से उधर घूमने वाला एक प्रवासी हूँ कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना? मैं तो अन्य हूँ, मतलब और हूँ कोई। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? तो इस अतिथि से जो व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहता है, एक स्थायी नहीं रहता, तो उसको तुम पहचानो भी कैसे? तो यहाँ पर कवि को मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, अपने आप को एक दिलासा दे रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं शायद पहचान पा रहे क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहता ना। तुम अपनी माँ को तो इसलिए पहचान पा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ में रहती है, और ये बहुत अच्छी बात भी है ना? और यहाँ पर मतलब मुझे मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि मैं तो कभी भी आता हूँ, कभी जाता हूँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि जैसा हूँ, इसलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। आगे पढ़ती हूँ। उँगलियाँ माँ की कराती रही है पर्क। पर्क मतलब मधुपर्क मतलब शहद। तो अब तुम अपनी माँ को इसलिए पहचान पा रहे हो क्योंकि तुमने तो अपनी माँ के हाथों से क्या चखा है? शहद चखा है। देखते तुम इधर
कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी, कनखी मतलब कान की साइड में ना, मतलब ऐसे देखता ना बच्चा, ऐसे ऐसे आंखें घुमा के, ठीक है? देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, यानी कि जब आंखें चार क्या होती है, मतलब दो लोगों की जब आंखें मिलती हैं तो उसको आंखें चार। तो यहाँ पर जैसे ही कवि बच्चे से आंखें मिलाता है, कोशिश करता है, तो बच्चा क्या करता है, कनखी मार जाता है, यानी कि अपनी आंखों को वहां से कई बार हटा लेता है। जब भी अच्छा, फिर है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो मतलब जब तुम ऐसा करते हो तो मतलब मुझे वो देखकर इतना ज़्यादा क्या है, तुम्हारी वो दंतुरित मुस्कान देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आता है मुझे उस छवि को देखकर, कि जब तुम इस तरीके से अपना मुँह उधर घुमा लेते हो, शर्मा जाते हो। मतलब बच्चे को देखा ना कि जैसे अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखते रहो, बहुत देर तक देखेगा और फिर एकदम से ना अपना चेहरा घुमा के और मतलब अपनी मम्मी के पास छुप जाएगा। इस तरीके से वो हरकतें भी करता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस पूरी कविता का एक छोटा-सा सार बताती हूँ कि इस कविता में जो कवि हैं, उन्होंने क्या बताया है, एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान के बारे में बताया। ये दंतुरित मुस्कान किसकी? छोटे से बच्चे की है। और वो शायद उनके घर में ही है, जिन जब कभी-कभी जाते हैं, तो वो उनसे मिलते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता, तो कवि को थोड़ा-सा बुरा लगता है। लेकिन फिर वो अपने दिल को, हृदय को एक दिलासा देता है कि शायद इसलिए वो मुझे नहीं पहचान पा रहे कि क्योंकि जो मैं हूँ वो क्या हूँ, अतिथि की तरह हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ। तो माँ का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि मतलब इतनी प्यारी मुस्कान है बच्चे की, और उसी को इन्होंने अपनी इस कविता में उतारा है। तो ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, और इसमें से ना 10th क्लास के अंदर 100% क्वेश्चन आता है हमेशा ही, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है, और हमेशा इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में, मतलब। तो जो इनकी दूसरी कविता है वो है फसल। तो यहाँ पर कवि ने फसल, और फसल किस तरीके से उगती है और उसमें किन-किन चीज़ों की जो मेहनत होती है वो, और किन-किन चीज़ों से मिलकर वो बनी होती है, उसके बारे में बताया। तो फसल का पढ़ते हैं। पहला काव्यांश पढ़ रही हूँ, ध्यान से आप देखेंगे उसमें बुक में और सुनेंगे इधर। तो यहाँ एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख-लाख, कोटि-कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार-हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि फसल क्या है? फसल क्या है? फसल एक के नहीं, दो के नहीं, यानी कि किसी एक के पानी की नहीं है और दो के पानी की नहीं है, ये ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी कि जो खेतों में पानी आता है वो नदियों से ही तो आता है ना। तो अब नदी में भी एक एक नदी का जल तो होता नहीं है, धीरे-धीरे कहीं-कहीं से मिलकर नदियों का पानी आता है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि एक की नहीं, मतलब एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू ही फसल है। आगे कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, लाख-लाख, कोटि-कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी कि कोई एक किसान पूरी फसल नहीं उगाता, है ना? जो हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, जो राशन खाते हैं, तो यहाँ पर किसी एक मज़दूर ने कोई पूरी पूरी जो फसल है उसको नहीं उगाया होता। ये यहाँ पर कोटि-कोटि, यानी बहुत सारे हाथों के स्पर्श की गरिमा है, यानी कि बहुत सारे लोगों की मेहनत का जादू है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार-हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि किसी एक एक खेत में उगाई हुई कोई फसल नहीं है। यहाँ पर क्या बात करी है, कवि ने कहा है कि फसल क्या है? फसल हज़ारों खेतों की जो मेहनत है, उनका गुणधर्म है। वहाँ की मिट्टी से जो पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, उसकी जो है उसी को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात करी है। एक तो नदियों के बारे में, दूसरा किसान के बारे में, और तीसरा जो है मिट्टी का गुणधर्म, यानी कि मिट्टी से जो प्राप्त पोषक तत्व है, उनके बारे में बात करी है, और ये किसी एक चीज़ से नहीं मिला, ठीक है? यानी ना तो एक नदी का पानी है, ना एक हाथ का एक किसान ही अकेले फसल उगा सकता है, और ना ही एक खेत ही बहुत ज़्यादा फसल उगा सकता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जितनी भी फसलें उगती हैं, वो सारी किसी एक का उसमें हाथ नहीं होता, सभी लोग उसको बहुत, मतलब हर चीज़ से मिलकर फसल बनती है। अब कहते हैं दूसरा क्या वंश है, फसल क्या है? और और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। तो यहाँ पर वही बात कहते हैं कि फसल
क्या है? कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। भूरी काली यानी भूरी काली संदली ये मिट्टी के प्रकार हैं, यानी कि कोई जो फसल उगती है वो काली मिट्टी में उगती है, कोई जो है वो जो बंजर बंजर वाली जो मिट्टी होती है जैसे राजस्थान में होती है, उसमें भी कुछ फसलें उगती हैं, कोई भूरी-भूरी मिट्टी में उगती है। तो यहाँ पर फसल क्या है, अलग-अलग मिट्टी में उगने वाली फसल है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। यानी अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी भी मिल गया, हाथों के स्पर्श भी मिल गया और किसानों ने भी वो कर दिया, मिट्टी का पोषक तत्व भी मिल गया, लेकिन उसका रूपांतरण है किसका? सूरज की किरणों का। अगर वो सब होने के बावजूद भी अगर सूरज की किरणें उन पे नहीं पड़ेगी, तो भी फसल नहीं उगेगी और आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि सूरज की जो किरणें होती है ना, वो फसल को किस तरीके उगने में मदद करती है ना? फसल को या पेड़-पौधों को क्या देती है वो? ठीक है? तो इसका बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तो रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अभी हमें सूरज की किरणें भी मिल गई, पोषक तत्व भी मिल गए, स्पर्श भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन हवा की भी हमें आवश्यकता होती है। बिना हवा के भी हम फसलों को नहीं उगा सकते। तो फसल क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो हमें खाना बनाने के लिए नमक चाहिए, पानी चाहिए और इंग्रीडिएंट्स चाहिए, है ना? रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें, हाथों का स्पर्श भी चाहिए, हवा भी चाहिए और कहीं न कहीं हमें उसमें आग भी चाहिए ना, अग्नि भी चाहिए। तो ऐसे ही फसल को उगाने के लिए भी हम किसी एक चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, ये खत्म हो गया है। मतलब इसकी जो कविता है, ये दोनों कविता मैंने बता दी हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उसके। तो पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे ही कवि कवि बच्चे को देखता है तो कवि का जो मन है ना प्रसन्नता से भर उठता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी कवि क्या आप भी किसी हँसते हुए बच्चे को छोटे से बच्चे को देखोगे ना तो आपको कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो बहुत अच्छा-सा आपका जो मन है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। उन्हें बच्चे की मुस्कान मनमोहक देखकर ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति में भी जान आ जाती है। तो ये भी बताया अभी कि मतलब ऐसा कवि ने कहा कि मतलब बच्चे की मुस्कान ऐसी है ना कि मृत शरीर में भी क्या डाल दे प्राण डाल दे। दूसरा प्रश्न है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? और बहुत कहीं न कहीं आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे कि जो बच्चा होता है ना वो मासूम है। हम कई बार आपने सुना भी होगा तो बच्चा तो भगवान का रूप होता है क्योंकि उसमें ना बहुत सादगी होती है। वो उसके अंदर ना कोई छल-कपट कुछ नहीं होता। वो जैसा होता है वैसा ही आपको दिखाई देगा, है ना? अगर उसको बुरा लग रहा है, उसको खाना खाना है तो खाना खाना है, पानी पीना है तो पीना है, रोना है तो रोना है, हँसना है तो हँसना है। तो मतलब उसकी जो भाव है ना उसमें बिल्कुल भी छल-कपट नहीं होता। लेकिन जो एक बड़ा व्यक्ति है, उसके अंदर छल-कपट होता भी नहीं है कई बार, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कई बार हम मन से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हमें क्या है थोड़ा-सा प्रसन्नता दिखानी होती है या फिर हम बहुत दुखी हो रहे होते हैं और अपने मतलब अपने भावों पर ना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, बनावटी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी, है ना? मुस्कान हम कई बार दिखाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार मुस्कुराते हैं। तो ये जो व्यक्ति की है लेकिन जो बच्चा होता है वो बिल्कुल भी परिस्थितियाँ नहीं देखते, उसको जैसे जहाँ पर जो उसका भाव उसको जैसा फ़ील हो रहा होगा ना वो उस समय वैसा ही अपने आप में दिखाएगा। उसके बाद है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन-किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? अब देखो बिंब मतलब किन-किन बिंदुओं पर उन्होंने स्पर्श किया कि बच्चे की मुस्कान मनमोहक है। पहले तो उन्होंने यही बताया कि जो मृत शरीर में क्या कर देगी जान डाल देगी, है ना? मृत शरीर में या फिर बहुत उदास व्यक्ति है उसके अंदर, है ना? फिर दूसरा उन्होंने बताया कि कमल का तालाब कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मानो उनके घर में आ गया हो। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। बाँस या बबूल से शफलिका के फूलों का झड़ना यानी कि जो शफलिका के फूल होते हैं ना, उस पौधे में से जब फूल झड़ते हैं तो वो बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ना उसकी मुस्कान ने ना हर जगह ना फूल बिखेर दिए हों, ठीक है? स्पर्श
पाकर पत्थर का पिघलना। तो उन्होंने कहा है कि अगर मतलब बच्चे की मुस्कान इतनी मोहक होती है कि जिसका बहुत कठोर हृदय हो ना, जो हँसना भी नहीं जानता हो, वो भी उस बच्चे की मुस्कान देखकर क्या है, हँस सकता है। और अंत में जो बताते हैं कवि कि जैसे ही वो अपनी नज़रों को कनफी कनफी बोला ना, मतलब कान की तरफ देखकर जब मुँह फेरता है, शर्माता है, तो उसको भी कवि ने कहा है कि वो भी देखकर क्या है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। अब यहाँ पर भाव स्पष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कविताएँ होती हैं ना, उसमें भाव स्पष्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इनमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन भाव स्पष्ट करने के लिए ज़रूर पूछेंगे। तो भाव बहुत अच्छे से अगर आपने भाव समझ लिया ना, पंक्तियाँ समझ ली एक-एक, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर है पहली पंक्ति है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात मैंने बताया कमल होता है, छोड़कर तालाब, तो तालाब को छोड़कर मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के अंदर ही कमल खिल रहा हो, ठीक है? अब है दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चा, जैसे बोला ना कवि ने कि उसके दाँत निकल रहे हैं, तो दाँत वाली अवस्था आपको पता है कि एक छोटा बच्चा कहाँ से देखो निकलना शुरू हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 8-9 महीने का बच्चा होगा, 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, क्योंकि मनमोहक मुस्कान की बात करी है, दाँत निकलने की बात करी है ना, तो यहाँ पर इसी अवस्था में दाँत निकलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न जो हैं समाप्त होते हैं, और कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं पढ़कर उसको उत्तर आपको थैंक यू फॉर वॉच एंड कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि शिक्षा जितनी बाँटोगे ना, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो गुड बाय।